एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर बिकॉज समवन रिक्वेस्टेड कि उन्हें हाइड्रोकार्बन्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की आंसर्स चाहिए। तो हम इस वीडियो के अंदर जो है एनसीईआरटी के जो लास्ट में आपको एक्सरसाइज दी हुई है उसके हम आंसर्स को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर 25 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो हम आधे इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं और आधे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप कर लेंगे बिकॉज एक साथ करना काफी इसमें डिफिकल्ट रहता है। तो हम स्टार्टिंग से जो है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो मुझे उम्मीद है काफी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी बिकॉज एग्जाम्स भी बहुत पास आ रहे हैं अब। तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन को आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बुक के अंदर दिया हुआ है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। तो आपको बताना है फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन के क्लोरिनेशन से आपको इथेन कैसे बन रहा है वो वाली चीज आपको बतानी है। तो आप उसे कैसे बताएंगे। अब जो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन होता है, आपने पूरा चैप्टर अगर पढ़ रखा होगा तो आपको बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसमें पढ़ा हुआ होगा तो। देखिए, जो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन होता है ये आपका होता है बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू आपका ये क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन होगा। तो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन कैसे होता है, उसके अंदर 3 स्टेप है फ्री रेडिकल के अंदर। एक तो आपका इनिशिएशन, एक प्रोपगेशन और एक टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब है कि रिएक्शन वहां से शुरू होगी। प्रोपगेशन का मतलब है कि रिएक्शन के अंदर रेडिकल बनते रहेंगे और रिएक्शन चलती रहेगी। टर्मिनेशन का मतलब है कि रिएक्शन जो है वो जो आपके रेडिकल्स फॉर्म हुए हैं उनको टर्मिनेट करना है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बॉन्ड बना के वहीं पर रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी, तो वो हो गया टर्मिनेट होना। अब क्लोरिनेशन करना है मीथेन का, ठीक है, और आपका फॉर्मेशन होगा इसमें इथेन का। तो देखिए, जो उसके अंदर 3 स्टेप है, यहाँ पर मैं पूरा प्रॉपर आपको आंसर जो है लिख के नहीं बता पाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ लेकिन सारी चीजें कि होता किस तरीके से है, कैसे आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके अंदर आईयूपैक के भी हैं तो वो भी आपके दूसरे चैप्टर से ही उठाए हुए हैं क्वेश्चंस, तो उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हो रहा है आपका क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब जब प्रॉपर आंसर लिखते हैं तो उसके अंदर पहले आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि द फॉर्मेशन, जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, इतना लिखा, अकर्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, इतनी स्टेटमेंट आपने लिख दी और फिर उसके बाद में आप लिख सकते हो बाय फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब इन स्टेप्स के थ्रू होगी। अब उसके बाद में जो पहला स्टेप बताओगे आप इसके अंदर, तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका चेन इनिशिएशन का। यहां से आपकी चेन जो है वो इनिशिएट होगी, स्टार्ट होगी। अब इसके अंदर आपका क्लोरिनेशन हो रहा है ऑफ मीथेन, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका Cl2 होता है, Cl2 में क्या होगा भाई, Cl बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर रेडिकल बनना है। रेडिकल कब बनता है हमारा, जब होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन का मतलब है इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। मान लो मैं इधर हूं और इधर कोई है, तो मेरे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, सामने वाले के पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम दोनों ने क्या करा है, बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे इनका ऑक्टेट पूरा हो गया, स्टेबल हो गया मॉलिक्यूल। अब ये Cl2 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जब होमोलिटिक फिजन होगा तो मेरा वाला इलेक्ट्रॉन मेरे पास में रहेगा और जो बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास में जाएगा। तो इस तरीके से इसमें होमोलिटिक फिजन होता है। जब होमोलिटिक फिजन होता है तो एरो आपको इस तरीके से लगाना होता है, हाफ लगता है एरो, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जाता है इसके पास में। और जब हेट्रो होता है तो पता ही है दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो रहा है आपका होमोलिटिक फिजन। ये आप एज इट इज लिख सकते हो जब आपको आंसर लिखना हो कि यहाँ पे हो रहा है होमोलिटिक फिजन। अब यहाँ पर Cl है और एक Cl ये है। जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा तो ये बनेगा क्या, क्लोरीन रेडिकल। ये वाला भी बनेगा क्या, क्लोरीन रेडिकल। रेडिकल है, दोनों के पास में 1 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सो ये आपके क्लोरीन रेडिकल बने। ये हुआ इनिशिएशन चेन का। इसके बाद में होता है प्रोपगेशन, मतलब ये आपकी जो चेन है ये चलती रहेगी। अब किसके लिए दी है, क्वेश्चन के अंदर देखो उसने बोला कि यहाँ पर हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ इथेन, लेकिन किससे, मीथेन से। तो देखो मीथेन होता है आपका CH4,
तो क्वेश्चन के अंदर साफ बोला है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करना है, तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कर दो इसके अंदर। तो जो सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर आप करोगे चेन प्रोपागेशन, ये लिखने के बाद में और इसके बाद में आपको रिएक्शन लिख देनी है। किसका करना है? मीथेन का। तो मीथेन होता है CH4, क्लोरीनेशन करना है। अब क्लोरीनेशन के लिए यहाँ Cl2 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? ये क्लोरीन रेडिकल आएगा। ठीक है, ये जो रेडिकल यहाँ पे बना है ये किस पे अटैक करेगा? इस मीथेन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। तो ये जो Cl डॉट है ये आपको यहाँ लिखना है। अब क्या होगा भाई, ये जो आपका मीथेन है इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन तो निकल जाएगी। तो वो जो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी वो कैसे निकलेगी? एस H रेडिकल, H डॉट बनेगा उसका, तो यहाँ पे H रेडिकल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो Cl रेडिकल था ये दोनों रेडिकल मिलके बनाएंगे बॉन्ड, तो बनेगा HCl। और बचेगा क्या यहाँ पे? CH4 की जगह जब एक H जो है वो रेडिकल बन के निकल गया तो यहाँ क्या बचा होगा? CH3 रेडिकल, है ना। तो इस तरीके से आपका बनेगा CH3 रेडिकल और HCl, ये बन गया इनका बॉन्ड। अब देखो आपका CH3 रेडिकल बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये जो CH3 रेडिकल आपका बना है इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। देखो ये जो आपका CH3 रेडिकल यहाँ पे बना है ये अटैक करेगा उस Cl2 मॉलिक्यूल पे, या फिर कह दो उस Cl बॉन्ड के ऊपर जिसने अभी चेन इनिशिएशन के अंदर पार्ट नहीं लिया है, यानी जिसके अंदर अभी होमोलिटिक फिजन हुआ ही नहीं है। तो ये जो आपका ये रेडिकल बना है ये इसके ऊपर अटैक करके कैसे देगा? इसमें भी होमोलिटिक फिजन करा देगा। तो ये बेसिकली आपके इस वाले जो मॉलिक्यूल्स है ना इनको और ज्यादा एक तरीके से क्या कहते हैं कि प्रेशर डालेगा इनके ऊपर और चेन को इनिशिएट करेगा, ताकि और ज्यादा जो Cl वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्रेक डाउन अभी नहीं हुए हैं होमोलिटिक फिजन करके रेडिकल्स के अंदर, ये उनको भी हेल्प कर रहा है और, है ना। तो ये इनको भी होमोलिटिक फिजन करा के और Cl डॉट बनाएगा और Cl डॉट बनाएगा, तो ऐसे बहुत सारे रेडिकल्स बनते रहेंगे, इसीलिए ये चेन प्रोपागेशन का स्टेप है। तो ये रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा। ये जो आपका Cl बॉन्ड है यहाँ से फिर से क्या बनेंगे? Cl रेडिकल और Cl रेडिकल, वही सेम चीज है ना जो फर्स्ट स्टेप में हुई है। तो यहाँ से ये वाला CH3 एक Cl रेडिकल के साथ में तो मिल सकता है और बना सकता है CH3Cl। क्या क्या बचा इसमें? एक रेडिकल क्लोरीन। तो ये जो क्लोरीन रेडिकल बना है Cl डॉट, इसको आप लिख दोगे एज इट इज। तो हमने जो यहाँ पर इनिशिएशन में क्या करा था? क्लोरीन रेडिकल बनाया था। आपकी रिएक्शन के अंदर क्या बन रहा है? क्लोरीन रेडिकल बनते जा रहा है। अगर ये रिएक्शन होती रहेगी, चलती रहेगी तो ऐसे बहुत सारे क्लोरीन रेडिकल्स बनते रहेंगे। ये चेन प्रोपागेशन का स्टेप है। अब जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है चेन टर्मिनेशन का। देखो आपके जितने भी रेडिकल्स बने हैं, आपका CH3 रेडिकल है और Cl रेडिकल है, बस ये 2 रेडिकल बने हैं। इन वालों का अगर आप कहीं पर भी बॉन्ड बनवा देते हो तो ये क्या बन जाएंगे? Cl जो आपके रेडिकल हैं ये बॉन्ड बना के बन जाएंगे भी स्टेबल, है ना। तो मतलब कि अब और ज्यादा रेडिकल नहीं बनेंगे वहां पर आपकी चेन खत्म हो जाएगी। तो जितने भी आपके रेडिकल हैं उनको आप कर दो कंबाइन। कैसे? CH3 रेडिकल के साथ में मिल सकता है, ठीक है, तो वहां आपका बॉन्ड बन गया। CH3 रेडिकल Cl के साथ में मिल सकता है तो CH3Cl मिल गया। Cl रेडिकल जो है वो Cl रेडिकल के साथ में मिल सकता है तो Cl2 मिल गया। तो हो गई इसी तरीके से आपकी चेन टर्मिनेशन। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों चीजें ही पॉसिबल हैं। तो हम इसके अंदर ये तीनों रिएक्शंस को लिखेंगे। तो इसके बाद में इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसकी ये रिएक्शन है, इसकी ये 2 रिएक्शन है, और जो तीसरी रिएक्शन है उसी में आपका आंसर है इस फर्स्ट क्वेश्चन का। थर्ड पॉइंट है चेन टर्मिनेशन का। चेन टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा? जितने भी रेडिकल बने हैं उन्हें देख लो कि क्या क्या उनमें से बन सकता है। मुझे पता है CH3 रेडिकल बना है, तो ये जो CH3 रेडिकल है और भी तो CH3 रेडिकल बने होंगे, तो ये दूसरे CH3 रेडिकल के साथ में मिल सकता है। जरूरी थोड़ी है कि CH3 रेडिकल के साथ में मिलेगा, Cl रेडिकल के साथ में भी मिल सकता है। तो CH3 रेडिकल जो है ये Cl रेडिकल के साथ में मिल सकता है। आगे का प्रोडक्ट छोड़ो, वो तो आप लिख ही लोगे, है ना। क्या करना है? सिंपल बॉन्ड ही बनाना है इनके अंदर और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि मुझे कैसे पता है कि क्या रिएक्शन आएगी, है ना। तो आपको ये चीज तो कोई नहीं बताता है, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि
कैसे ये याद करना है, कैसे पता लगेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है आपको कोई चीज़ रटने या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के समझोगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर देखो और क्या है, CH3 के साथ में जुड़ सकता है या फिर Cl के साथ में जुड़ सकता है, क्योंकि दो ही तरह के रेडिकल बने अभी तक। अब क्या बचा, Cl CH3 के साथ में जुड़ सकता है और Cl के साथ में जुड़ सकता है। तो Cl अगर CH3 के साथ में जुड़ता है तो ये रिएक्शन हो गई, तो मतलब नहीं लिखनी। और Cl जो है वो Cl रेडिकल के साथ में ही मिल सकता है। तो हुई 3 रिएक्शन सिर्फ, ठीक है। अब इनके बीच में बना दो बॉन्ड, क्योंकि रेडिकल है, दोनों के पास में अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देंगे बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बना CH3 क्या है ये, इथेन। आपसे यही पूछा गया था कि अगर मैं मीथेन का क्लोरीनेशन कर देती हूँ तो यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ इथेन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक। अब इनके बीच में भी बॉन्ड बना दो तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। CH3Cl लिख दो, इसको Cl लिख दो, Cl2 लिख दो। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है आप उसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद में जैसे आपका ये बन गया इथेन, तो आप आंसर को फाइनलाइज करने के लिए इसके अंदर इसी तरीके से लिख दो कि ये इस इक्वेशन से क्लियर है, ये जो रिएक्शन है चेन टर्मिनेशन की जो फर्स्ट रिएक्शन है, इससे क्लियर है कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ इथेन हो रहा है क्लोरीनेशन ऑफ इथेन करते हुए। बस यही आपका आंसर है इसके बारे में। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट आयुपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, आप आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है करना इनको। ए पार्ट के साथ में हम स्टार्ट कर लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है राइट आयुपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो फर्स्ट वाला लिख लेते हैं CH3CH। आप बुक के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए पार्ट लिखते हैं सीधा। ए पार्ट है CH3CH डबल बॉन्ड C और 2 मिथाइल, ये आपको दिया हुआ है। आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप इसको जो है पूरा ओपन करके लिख सकते हो, जैसे कि आपके पास में ये CH3 होल ट्वाइस ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसको जो है इन बॉन्ड्स के साथ में लिख देते हैं। जैसे ये होल ट्वाइस में लिखा है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ CH3, बॉन्ड लगाएंगे CH, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ में लिखा है CH3, यानी जो मिथाइल ग्रुप है ये 2 लगे हुए हैं इस कार्बन पे, तो 2 लगा देते हैं CH3 और CH3, ठीक है। अब आयुपैक नेम करना बहुत आसान है इसका। सबसे पहले आप देखो इसके अंदर क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ है, ठीक है, किस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन इसमें चेन आ रही है। तो यहाँ पर देखिए कहीं से भी आप जो है बस एक लॉन्गेस्ट कार्बन देखना है, 1 2 3 4 काउंटिंग करके। ये नंबरिंग नहीं हो रही है अभी, सिर्फ काउंटिंग हो रही है। 1 2 3 4। अगर मैं स्ट्रेट चेन देखती हूँ सबसे पहले तो हम स्ट्रेट चेन देखेंगे, 1 2 3 4 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन बैठ रही है। अगर यहाँ से भी देखते हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तब भी 4 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट यही रहेगा 1 2 3 4, यानी कि जो हमारी पेरेंट कार्बन चेन है वो ये हो गई। कैसे देखते हैं, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी कितनी है वो वाली आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी। अब देखो पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने हैं, 4 कार्बन है, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले पॉइंट, मैं इसको पॉइंट में लिखती हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर जो जो चीजें मेरे पास में आ रही हैं उनको यहाँ पर पॉइंट में लिख लेते हैं। 2 3 पॉइंट आते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट उनकी नेमिंग हो जाती है। तो देखो मेरे को पता लगा सबसे पहले कि ये 4 कार्बन है, तो यानी कि इसमें आएगा नेम में ब्यूटेन, ब्यूटाइन, ऐसे कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब सेकेंड चीज आती है इसके अंदर कि नंबरिंग कैसे करोगे और नंबरिंग कहाँ से करोगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अभी कौन कौन से हैं। फंक्शनल ग्रुप देखो, इस मेन पेरेंट चेन से एक ये CH3 अटैच है, एक ये सेकंड, यानी ये जो इधर थर्ड या सेकंड जो भी कार्बन बोलेंगे इसे, यहाँ पर इनके बीच में ये डबल बॉन्ड है, इस वाले और इस वाले के बीच में। ये आपके 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो यहाँ पे आपका ये जो R ग्रुप अटैच है, यानी जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये आपकी एक ब्रांचिंग है मेन चेन से अलग। तो हम कहाँ से देखते हैं नंबरिंग, जहां से आपकी जो ब्रांचिंग है ये सबसे लोएस्ट नंबर पे आए। मतलब अगर मैं इधर से देखती हूँ 1 2 3, तो 3 पे आई ब्रांचिंग। अगर मैं इस तरफ से देखती हूँ तो 1 2 पे आई ब्रांचिंग। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है ना, तो जहाँ पे पहले पड़ेगी वही लेना है।
तो यानी कि आपको नंबरिंग करनी है इधर वाली साइड से। वैसे भी आप देखोगे तो आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है दूसरे कार्बन पे ही, तो यानी आपकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके आप जो है नंबरिंग करोगे। नंबरिंग हो गई। अब जिधर जिधर जो जो चीज प्रेजेंट है उसको यहाँ पे लिख लो। जिस जिस पोजीशन पे जो जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो सेकेंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल है। इसमें एम बड़ा आएगा यहाँ पे नाम लिखते हुए, आयुपैक नेम लिखते हुए। और सेकेंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जहां होता है उसके लिए हम यूज करते हैं इन, इन है ना। तो 2 पे ही आपका इन है। बस आपका आ गया आयुपैक नेम। इसके अंदर आपका आयुपैक नेम हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। बस ये आपका आयुपैक नेम है। ये देखिए जैसे जैसे मैं आगे क्वेश्चन करते जाऊंगी आपको पूरा ये क्लियर होता जाएगा। ठीक है, देखो 2 मिथाइल का एम यहाँ पे अब कैपिटल्स में आएगा। फिर इसी के आगे से लिखोगे ब्यूट। यहाँ पर जो है ब्यूट के बाद में आपको फिर से लगाना है, ये आपको डैश डैश जो है ये डालते रहने हैं। ब्यूट 2 फिर डैश फिर इन, ऐसे लिखते हैं आयुपैक नेम। ठीक है, वो आपने पहले चैप्टर में भी किया होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा अभी। तो ये आपका इसका आंसर है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। इसके बाद में देखिए सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये दिया हुआ है ना। इसमें भी क्या करना है आपको, सेम टू सेम चीज करनी है। सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो एक ही है, बस एक स्ट्रेट चेन दी है CA। 1 2 3 4 5 5 ही कार्बन है। तो सिंपली लिखो सबसे पहले, हमें पता है यहाँ पर आएगा पेंट, मतलब पेंट तो रहेगा ही वर्ड, आगे पेंटेन हो सकता है, पेंटीन हो सकता है, पेंटाइन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि क्या फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। अब सेकेंड चीज आती है कि नंबरिंग कहाँ से करोगे, क्योंकि जैसे ही नंबरिंग कर दोगे तभी तो आप बता सकते हो कि कौन से पोजीशन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, ये है। नंबरिंग कहाँ से करनी है ये देखते हैं हम। यहाँ पर देखो पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ गया, यहीं से नंबरिंग होगी। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे कुछ नहीं है फंक्शनल ग्रुप, सेकंड कार्बन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। वैसे भी हमें पता है जब आपका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी दिया हुआ है ना जो बुक के अंदर, वहां पे आपके बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हुए हैं, तो उसके अंदर भी आप देखोगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप्स का। तो उसमें आपका डबल बॉन्ड पहले आता है, इसका मतलब उसकी जो आपका है प्रायोरिटी ज्यादा है देन ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर डबल बॉन्ड आ रहा है सेम पोजीशन पे इधर से देखने में, और इधर से भी सेम पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो फिर आप किसको लोगे, डबल बॉन्ड वाले को। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले नंबर पे ही आ रहा है, तो आपकी नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देती हूँ अगर ये चीज नहीं दिख रही है तो। CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और ये 1 2 3 4 5। सबसे पहली चीज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दूसरी चीज हो गई नंबरिंग। अब लिखेंगे यहाँ पे किस पोजीशन पे क्या फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप लिख दो 1 पे इन है। फर्स्ट कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम EN यूज करते हैं। ये सब सारी जो चीजें हैं ये आपके उसी चैप्टर के अंदर है, तो यहाँ पे हम बेसिक्स नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। और मैं कर भी किस तरीके से रही हूँ वो भी मैंने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया है। ठीक है ना, इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे तीसरे वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, जिधर से हमने करी है ये नंबरिंग उधर की तरफ से ही देखते हैं, ना कि इसको हम फोर्थ कार्बन पे बोलेंगे। ये आपका थर्ड कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 आइन। जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, YNE। बस इसी से आपकी नेमिंग हो जाएगी। अब आपको लिख देना है पेंट 1 E, ये जो आपको लगाना है इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है, 3 YNE। बस ये आपका नेमिंग है। इसके बाद में देखिए जो आपको थर्ड दिया हुआ है, थर्ड वाले में आपको डायरेक्ट जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर टाइप में दे दिया है बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में। तो ये इस तरीके का दिया हुआ है, इस तरीके से इस तरीके से।
बस यही है आपका। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये एक कार्बन है, एक ये वाला जो पॉइंट है ये भी कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है। सो टोटल ये 4 कार्बन है। तो यहाँ से आप बना दो इसका स्ट्रक्चर, आएगा क्या? तो पहला ये वाला कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है आगे तो डबल बॉन्ड, फिर ये वाला कार्बन आया है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर ये वाला कार्बन आया है, फिर डबल बॉन्ड है और फिर ये वाला कार्बन है ना। तो डबल सिंगल डबल, यही तो है यहाँ पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर से मैंने ये कार्बन का एक फ्रेमवर्क बना लिया। अब जितने हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड के बचे हैं वहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पे 3 है तो एक, 3 है तो एक, यहाँ पर भी CH2, ये आपका बन गया। अब यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 ही कार्बन की है, तो यानी कि यहाँ पर आपको ब्यूट यूज करना है। अब देखिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग कहीं से भी कर लो, क्योंकि बीच के ना डंडा खींचते हो यहाँ पे तो इधर वाला पोर्शन बराबर है एकदम। अगर मैं 1 2 3 4 इसे लिखती हूँ तब भी सेम ही नाम आएगा, अगर 1 2 3 4 इसे लिखती हूँ तब भी सेम ही नाम आएगा। क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूल को बीच में से देखोगे इसको, तो इधर वाला पोर्शन एकदम आइडेंटिकल है एक दूसरे के, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कोई ग्रुप ही अटैच नहीं है, कुछ और चीज अलग नहीं है, एकदम सेम टू सेम दिखते हैं। तो यहाँ पे आप नंबरिंग कहीं से भी कर दो उसके अंदर। तो नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब ये आपकी नंबरिंग हो गई। अब इसके अंदर लिखते हैं ग्रुप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वाले पे डबल बॉन्ड है और थर्ड वाले पे डबल बॉन्ड है। अब देखिए अभी तक एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर इस तरीके से था। अब जब आपका आयुपेक नेमिंग करते हैं वहां पर जो है ये स्टेटमेंट लिखी हुई है इस तरीके से कि जब आपका आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, मान लो 2 मिथाइल हैं, अलग अलग पोजीशन पे हैं, लेकिन आइडेंटिकल ग्रुप्स यानी एक जैसे कि ये डबल बॉन्ड है तो ये एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जहां भी एक से ज्यादा बार प्रेजेंट होता है तो उसके लिए हम इनकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं। अगर 2 प्रेजेंट है तो डाई लिखेंगे, अगर 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, इस तरीके से। तो जो आपका डबल बॉन्ड होता है इसको मैं अभी तक क्या लिख रही थी, इन, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अब 1 इन और फिर 3 पे भी इन, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको हम। अब हम लिखेंगे 1 3 डाई इन। तो जो इन लिखा था मैंने उसके आगे आपको बस एक डाई और जोड़ देना है, क्योंकि अब 2 बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसी के अंदर। और वो किस किस जगह पे हैं उन्हें हम लिखते हैं बाय सेपरेटिंग कॉमास। कॉमास की हेल्प से उन नंबर को सेपरेट करके लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 1 3 डैश डाई इन, मतलब 1 3 पे डाई इन है, यानी डबल बॉन्ड है 2 जगह पे, 1 और 3 पे, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपली आंसर है आपका 1 3 पे डाई इन है, और बस यही आपका आंसर, इसको आप जोड़ के लिख दो, और कुछ इसके अंदर है नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटा। अभी जैसे पेंट लिखा था मैंने, ठीक है, हेक्स लिखा मान लो, या फिर और कुछ मैंने लिखा, तो यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ ब्यूट लिखा है। ब्यूट इसलिए है कि 4 कार्बन है। अब मैंने कहा कि वो ब्यूटा भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, ब्यूटीन भी हो सकता है, ब्यूटाइन भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, ब्यूटीन है। तो अगर हम यहाँ पर ब्यूटाडाइन लिखते हैं और ब्यूटाडाइन ही हम उसको बोलते हैं, तो यहाँ पर आप ब्यूट ऐसे नहीं लिखोगे, ब्यूट 1 3 डाइन, इसको हम बोलते हैं ब्यूटा 1 3 डाइन या फिर ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पे आपको लिखना है ब्यूटा, फिर डैश, फिर 1 और 3, जो भी नंबर है सिर्फ उन्हीं को कॉमा से आपको सेपरेट करके लिखना है, 1 3 डाई इन। ये आपका आंसर है इसका। ये आपका इसके अंदर सी पार्ट था, ये सी पार्ट का आंसर इस तरीके से करना है। अब देखिए इसके अंदर जो डी पार्ट है आपका, डी पार्ट के अंदर बेंजीन रिंग है, इसको भी कर लेते हैं। बेंजीन रिंग CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये है डी पार्ट, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। अब इस चीज को आप कैसे करोगे,
इस चीज में आप देखो, जब भी आपका, जैसे अभी आपका जो अल्काइल चेन थी उसमें CH3 अटैच था, और ठीक है, और कुछ ग्रुप भी अटैच हो सकता है वहां पे। तो अब ऐसे ही मानो कि अब उस CH3 या और चीजों की बजाय एक मैंने पीएच जोड़ दिया वहां पे। पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप, ये जो बेंजीन रिंग है इसको मैंने जोड़ दिया वहां पे। तो बस ये उसी टाइप का है। यहाँ पर अभी भी जो आपकी मेन पेरेंट चेन जो है वो क्या है, ये है। क्योंकि कैसे है, ये चीज भी आप जो है पढ़ सकते हो, उसमें लिखा हुआ होगा कि जब भी आपका ये अल्काइल चेन जो होती है जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके साथ में अगर बेंजीन रिंग इस तरीके से अटैच है तो वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट होती है हमेशा। एज अ सब्स्टिट्यूएंट है इन द सेंस कि पेरेंट जो है वो भी ये नहीं है बेंजीन रिंग, पेरेंट आपका अभी यही है इसके अंदर। और ये क्या है, ये अटैच वाला ग्रुप है बस एक, जो कि फिनाइल ग्रुप है। तो जब भी बेंजीन रिंग आपकी सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करती है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट हमने लगाई हुई होती है, तो हम इसको बोलते हैं फिनाइल। ठीक है, फिनाइल। तो यहाँ पे आपका ये फिनाइल ग्रुप है अभी। तो यहाँ पे आपकी मेन चेन ये है, इसका मतलब आपकी जो नंबरिंग होगी वो इस चीज की होगी। यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपका डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो नंबरिंग आपकी होगी ये 1 2 3 और 4। सिंपल है एकदम। और यहाँ पे आप देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही हुई, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना बस। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ब्यूट, फर्स्ट पोजीशन पे इन, डबल बॉन्ड है तो 1 इन। और फोर्थ पे क्या है, बेंजीन रिंग है यानी फिनाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे इसके बाद में 4 फिनाइल। ठीक है, तो 4 फिनाइल हो गया। और जहां पर आपने ये ऑर्डर पढ़ा होगा इन सब का, वहीं पर ही लिखा हुआ है कि फिनाइल RNO2OR हेलोजेंस, ये जितने भी सारे हैं ये ऐसा आपके प्रीफिक्स यूज होते हैं। तो यानी कि ये आपका पहले आएगा अभी 4 फिनाइल, और बाद का जो भी है ब्यूटीन, 1 इन है, इसको ब्यूटीन भी लिख सकते हैं क्योंकि ब्यूटीन का मतलब वही है कि आपका 1 पे ही पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है, तो इसको लिख सकते हैं 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन। ये आपका आयुर्वेदिक नेम है डी वाले ऑप्शन में। इसके बाद में देखिए अब, हाँ नेक्स्ट वाला जो है आपका ये ई वाला, इसमें आपका दिया हुआ है। तो ये जो बेंजीन रिंग है, आप इसको हटा देते हैं पूरे। इस बेंजीन रिंग पे, ये बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे CH3 अटैच कर रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है, OH अटैच कर रखा है। आपका ये जो R ग्रुप है, जैसे मैंने अभी कहा ये R ग्रुप अटैच है इससे। ये आपका अब जो आपका मेन है ये आपका ये बेंजीन रिंग है। अब ये R ग्रुप अटैच है, ROR हेलोजेंस, ये जो आपके अटैच होते हैं, फिनाइल भी जब भी अटैच होते हैं तो मेन चेन के साथ में, तो यहाँ पर आपको पता ही है ये आपके सब्स्टिट्यूएंट्स यूज होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका OH है ये इसी बेंजीन रिंग के साथ में है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है बेंजीन रिंग के ऊपर OH के साथ में, इसको तो फिनॉल बोलते हैं। और इसके इस वाली पोजीशन पे CH3 अटैच है। जब इनके भी नेमिंग करते हैं तो वो भी आपकी लोएस्ट पोजीशन पे आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, ये जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर इस तरीके से है, ये इसकी 1 पोजीशन है। तो अब हम जो नेमिंग करेंगे वो इस तरीके से करेंगे 1 और 2, यानी ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH3, ये लोएस्ट पोजीशन पे आना चाहिए, जैसे कि 2 है अभी सबसे कम। ऐसे नहीं आपको नेमिंग करनी कि 1 2 3 4 5 और ये 6 पे आ रहा है, तो ऐसे नहीं होगा आपका, ये सिर्फ रहेगा आपका सेकेंड पोजीशन में। तो ऐसे आपको नेमिंग करनी है। तो ये आपका हो जाएगा 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल फिनॉल। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है यहाँ पे आपको ये थोड़ी कार्बन की चेन दे रखी है। तो यहाँ पे जो आपको कार्बन चेन दी है पहले इसको लिख लेते हैं, इसको भी आप ओपन करके पूरा लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है CH3 और फिर CH2 4 टाइम्स है, फिर CH है, CH2 3 टाइम्स है, और फिर CH3 है, और इस CH से अटैच है CH2
CH3 होल ट्वाइस। ठीक, इसको ओपन करके लिखते हैं। सबसे पहले CH3 है, इधर आपके CH2 4 बार हैं, तो 4 बार पहले CH2 लिख लो। इसके बाद में CH है, यहाँ पे CH लिख लेते हैं। इसके नीचे क्या अटैच है, CH2, फिर CH है, इस CH के साथ में आगे CH2 लिखे, यानी 2 मिथाइल अटैच हैं, तो यहाँ पे 2 बार इससे CH3 अटैच कर देते हैं। ठीक है, इस CH के बाद में यहाँ पर ये लिखा हुआ है CH2 3 होल थ्राइस, यानी कि आपके CH2 जो है ये 3 बार जाएंगे, और फिर एक लास्ट का CH3 है। अब आपको देखना है इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से है, कौन सी है। तो अगर हम सबसे स्ट्रेट चेन देखते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यानी डेका इस तरीके से है। ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है। अगर आप यहाँ से भी देखते हो तो ये आपकी 10 नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये हो गई। अब आपको देखना है कि इसमें नंबरिंग किस तरह से करनी है। नंबरिंग करने के लिए आप देखो यहाँ पर कौन कौन से भी ग्रुप्स अटैच हैं। कुछ अटैच है यहाँ पे, बस यही पोजीशन पे अटैच है एक चीज, बाकी सारा तो CH यही है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करती हूँ तो इस वाली पोजीशन से आ रहा है 6th पोजीशन पे। ये जो ब्रांचिंग है इसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 4 5वीं पोजीशन पे आ रहा है, तो राइट हैंड साइड पे आ रहा है भाई 5th पोजीशन से। तो कहाँ से करेंगे नंबरिंग, इधर वाले से ही। तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर वाले काम नहीं है। तो ये आपकी नंबरिंग हो गई। फर्स्ट पॉइंट में लिख दो, क्योंकि 10 कार्बन है तो डेका हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका ये देखना है कि ग्रुप कौन से अटैच हैं। नीचे आपकी एक और ब्रांचिंग अटैच है जिसमें आपका CH2 CH CH3 यानी ये वाली एक और चेन है जो कि पेरेंट चेन से अटैच है। मैं इसको अलग से लिख के दिखा देती हूँ, क्योंकि हमें इसका भी तो बताना पड़ेगा। आप जब इसके अंदर आयोपैक नेम लिखोगे तो आप उसके अंदर बताओगे ना कि 5th पोजीशन से क्या अटैच है, तो इसका भी आपको नेमिंग पता होना चाहिए लिखने के लिए। तो इसको अलग से लिख लेते हैं कि ये है CH2 CH CH3 और यहाँ पे CH3। ये जो ब्रांचिंग थी इसको मैंने यहाँ लिखा है। इस ब्रांचिंग में भी नेमिंग कर दो, नंबरिंग डाल के। नंबरिंग डाल दो किसी भी तरीके से। यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट चेन अभी क्या है, यही है 3 कार्बन की, 1 2 3। तो इसको क्या लिखूंगी मैं, प्रोपेन या प्रोपाइल। प्रोपाइल, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये इससे अटैच है, ये मेन चेन नहीं है, ये इससे अटैच है, तो ये आपकी हो गई प्रोपाइल। तो ये प्रोपाइल है और दूसरे कार्बन पे एक CH3 अटैच है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल, और यहीं से जोड़ के लिख दो प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये हुआ इसका नाम। अब यहाँ पे जो मेन चेन है उसकी बात करते हैं। मेन चेन में डेका यानी 10 कार्बन है, और दूसरी चीज क्या है कि 5वें नंबर पे यानी 5th पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब ये जो इस मेन चेन के अलावा भी जो इसके अंदर चीज प्रेजेंट है उसको आप लिखोगे ब्रैकेट के अंदर कि इसके अंदर है 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, उस चीज को जोड़ दो, वो आपका आयुपैक नेम है। तो इसमें है 5 2 मिथाइल प्रोपाइल। इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो, इसके बाद में लिख दो डेकेन, ये स्मॉल ही रहेगा। ये आपका आंसर है। इसमें एक लास्ट और दिया हुआ है, इसमें भी इतनी लंबी चेन दे रखी है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें कहा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला जो CH है इससे अटैच है C2H5, ये है।
यही है। अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन यही होगी, सबसे लंबी वाली, ठीक है। तो ये वही है, 3 3 10, तो 10 है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, उधर से ही देख लो। पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, मतलब नंबरिंग यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो पहला वही हो गया कि मुझे पता है 10 कार्बन की चेन है, तो डेका। दूसरा क्या क्या अटैच है किस किस पोजीशन पे, 1 पे डबल बॉन्ड है, 5 पे डबल बॉन्ड है और 8 पे डबल बॉन्ड है। तो वही वाली चीज है, जैसे दो डबल बॉन्ड दो जगह पे प्रेजेंट थे तो हम उनको डाई इन लिख देते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप है ना, एक ही जैसा ग्रुप है, कई कई जगह पे लगा हुआ है, तो उसे बार बार तो नहीं लिखेंगे कि यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसे हम लिखेंगे कि ये इस जगह पे ये चीज है, तो इसे हम लिखेंगे कि 1 पे 5 पे एंड 8 पे है ट्राई इन। तो आप लिखोगे 1 5 8 ट्राई इन। 1 5 8 पे है, ट्राई मतलब 3 है और इन का मतलब डबल बॉन्ड है। इसके बाद में है 4th पोजीशन पे एक ये C2H5, तो लिख दो 4 पे है क्या, इथाइल। बस इसे आप जोड़ लो, ये आपका बन गया। तो ये आपका आंसर बन जाएगा आयुपेक नेम 4 इथाइल, इसमें ई बड़ा आएगा अभी, 4 इथाइल। अब डेका मैंने यहाँ पे पहले लिखा है 4 इथाइल, वो जो ग्रुप अटैच है ये तो सबसे पहले आएगा, ई है अल्फाबेटिकली, ठीक है। इसके बाद में आएगा डी डेका, तो ये हो गया आपका डेका ट्राइन। ट्राइन किस जगह पे है, 1 5 8 पोजीशन पे है, 1 5 8 और फिर डैश डाल के ट्राइन। 1 5 8 में कॉमा यूज करना है, बाकी जगह डैश 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 डैश। तो ये आपका आयुपेक नेमिंग वाले क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद में थर्ड वाला दे रखा है, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आयुपेक नेम इनका भी लिखना है और पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं जितने भी होंगे इनके। इसके अंदर आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बता रखे हैं। सबसे पहला है C4H8 और इसमें एक डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर बताना है और आयुपेक नेम बताना है पॉसिबल आइसोमर्स के। C4H8 और एक डबल बॉन्ड है, तो देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो। आपको पता है सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, तो C4H8 में, तो इसमें कैसे करो, हम सबसे पहले एक फ्रेमवर्क ही बनाते हैं हमेशा। 4 कार्बन है तो सबसे पहले लिख दो 1 2 3 4, ठीक है। अगर 5 है तो 5 की चेन बना दो पहले। हाइड्रोजन वाइड्रोजन भी लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, पहले आप सिर्फ ये बनाओ जो आपसे कहा गया है। इसके अंदर इसने कहा कि 1 डबल बॉन्ड भी है। अब आप देखो कि आपकी जो 4 कार्बन की जो ये चेन है, इसके अंदर आपका डबल बॉन्ड कैसे कैसे कितनी जगहों पे आ सकता है। जैसे कि मुझे पता सबसे सिंपलेस्ट क्या होगा, डबल बॉन्ड हो सकता है इस पहली पोजीशन पे ही, है ना। एक डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है कि फर्स्ट पोजीशन पे हुआ, हो सकता है डबल बॉन्ड सेंटर में हो, तो ये भी पॉसिबल है। जो भी चीज पॉसिबल है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब फिर आप सोचोगे कि डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इस कॉर्नर पे लगाओगे डबल बॉन्ड तो वो ये आइडेंटिकली हो जाएंगे ना, ये वाला मॉलिक्यूल अगर यहाँ लगाओगे डबल बॉन्ड तो वो सेम ही हो जाएंगे। तो आपको ऐसे देखना है, सिर्फ हर एक जो है वो एक आइसोमर ही होना चाहिए, तो वो अलग होना चाहिए। जैसे ये है, ये यहाँ पे है। अब सबसे पहले इसमें आप ऐसे सोच सकते हो, सबसे पहले आप जो है इनके अंदर बनाओ जो आपके स्ट्रेट चेन वाले हैं, स्ट्रेट चेन वाले जितने भी पॉसिबल हैं। क्या C4 जब है मेरे पास में, जब 4 कार्बन है, तो इनके अलावा और कोई तरीका पॉसिबल है एक डबल बॉन्ड के साथ में, नहीं पॉसिबल है। तो मतलब ये दोनों बन गए। अब जाते हैं हम नेक्स्ट चीज के ऊपर। जब हमारा स्ट्रेट वाले हो गए तो हम देखेंगे कि अब ब्रांचिंग के अंदर कैसे कैसे बन सकते हैं, और वहीं पे आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट आंसर। तो ब्रांचिंग के अंदर आपका कैसे कैसे आ सकता है, 4 कार्बन है तो 3 कार्बन ऐसे हैं, ये वाले कार्बन पे ब्रांचिंग हो सकती है, साइड वालों पे कभी ब्रांचिंग नहीं होगी, वो तो स्ट्रेट ही चेन हो गई। इधर लगाओगे तो, है ना, इसको इधर लगाओ इधर लगाओगे की तो बात हुई, तो आपकी स्ट्रेट चेन है। ब्रांचिंग सिर्फ कहाँ हो पाएगी, जब सेंटर वाले में लगाओगे।
तो सेंटर वाले कार्बन पे यहाँ पे आप लगा दोगे और यहाँ पे आपका जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो एक आपका ये वाला स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है। ये वाले आपके एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बन गए, मतलब इस तरीके से आपको बनाना है। अब इनके अंदर आप हाइड्रोजन लगा सकते हो। जो आपका फर्स्ट वाला है, मैं आपको इसको दिखाती हूँ। फर्स्ट वाले में सबसे कॉर्नर वाले पे ले लिया हमने डबल बॉन्ड, तो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपका होगा फिर CH2, ठीक है, और ये फिर होगा आपका CH3। यहाँ पर देखिए, अब इसने कहा है पॉसिबल जितने भी आइसोमर्स हैं, यहाँ पर आ रहा है आपका C डबल बॉन्ड C इधर बीच में। तो ये जो C डबल बॉन्ड C है, इसके अंदर आपका सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो C डबल बॉन्ड C है, इसमें एक बार तो कार्बन होंगे कहाँ, दोनों एक साइड में, और एक बार तो कार्बन होंगे कहाँ, ऑपोजिट साइड में, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लगा दो जो बचे हुए हाइड्रोजन है वो सब। तो एक H यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, इसका पूरा है। यहाँ पर CH3 इधर और इधर आएगा, और बाकी दो जगह HH होगा। तो ये हो गया आपके बीच वाले के दो आइसोमर्स, और तो 3 तो ये हो गए, और चौथा हो गया ये ब्रांचिंग की वजह से चौथा आइसोमर। तो ये आपका हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2। ये आपके स्ट्रक्चर बन गए। उसने कहा था स्ट्रक्चर बनाने, ये रहे स्ट्रक्चर C4H8 के, जिनमें एक एक डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं होगा। इनका कहा है कि पॉसिबल आइसोमर्स के लिए आयुपैक नेम्स बताने हैं। इनका आयुपैक नेम जैसे मैंने भी बताया वैसे आप लिख सकते हो। इसमें अगर आप नेमिंग करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसकी नंबरिंग हो गई 1 2 3 4। 1 पे ईन है और 4 कार्बन है, तो क्या हो गया, ब्यूट 1 ईन, आयुपैक नेम इसका। इस वाले में देखो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन 1 2 3 4 ये हो गई, तो 1 2 3 और 4। आप खुद से भी करके देख सकते हो इस चीज को। यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, इसमें क्या है, 2 पे ईन है डबल बॉन्ड, और 4 कार्बन है, तो ये हो गया आपका ब्यूट 2 ईन। ठीक है, और ये आपका सिस है, तो सिस लगा दो आगे, सिस ब्यूट 2 ईन। इसमें क्या है, 1 2 3 और 4, ये वाली आपकी कार्बन की चेन है लॉन्गेस्ट, और 2 पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है ईन, और ये ट्रांस है अभी, तो उसको लिख दो ट्रांस ब्यूट 2 ईन। तो ये आपका हो गया ट्रांस ब्यूट 2 ईन, आयुपैक नेम। इस वाले पे आ जाते हैं, ये आपका क्या है, 1 2 और 3, तो 1 2 और 3। इधर डबल बॉन्ड है, यहाँ से करेंगे इसकी नंबरिंग। 1 पे ईन है और 2 पे मिथाइल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 मिथाइल और प्रोपीन। बस क्योंकि 1 पे है ना, तो हम इसको प्रोपीन भी लिख सकते हैं, फिर प्रोप 1 ईन भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगी 2 मिथाइल प्रोपीन। अब इसके बाद में इसमें बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर C5H8 है और अब ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब कौन कौन से आपके आइसोमर्स पॉसिबल हैं? तो C5 और H8 है और 1 ट्रिपल बॉन्ड है, तो 5 कार्बन है इसमें। सबसे पहले आप वही लिखोगे जो स्ट्रेट चेन का है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब आपको देखना है जो ट्रिपल बॉन्ड है ये किस किस पोजीशन पे आ सकता है। तो उन पोजीशन पे एक ही बार आना चाहिए, और कितनी पोजीशन पे आ पाएगा इस तरीके से। सबसे पहले तो कॉर्नर में किसी में भी आ सकता है, यहाँ पे तो फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है आपका ये ट्रिपल बॉन्ड। तो एक ट्रिपल बॉन्ड आपका ऐसे बन गया, तो ये आइसोमर पॉसिबल है। और सेकेंड पोजीशन पे भी आ सकता है अभी, ठीक है, तो ये आपका अलग हो गया, ये आपकी एक अलग चीज हो गई। अब अगर इस वाली पोजीशन पे लगाते हैं तो फिर से इसी टाइप का बन जाएगा, और इधर अगर फर्स्ट पोजीशन पे लगाते हैं तो ये से आइडेंटिकल होगा। तो यानी कि स्ट्रेट चेन के हिसाब से तो बस ये दो चीजें पॉसिबल हैं, और किसी तरीके से आप नहीं लगा पाओगे ट्रिपल बॉन्ड को इस C5 के अंदर। तो ये आपका पहले तो स्ट्रेट उसमें हो गया। आप देखोगे ब्रांचिंग में कहाँ कहाँ कैसे लग पाएगा। तो ब्रांचिंग में पहले आपका ये कार्बन है, 5 कार्बन है ना आपके, तो एक कार्बन आपका जाएगा यहाँ पे। अब ये जो आपका कोने वाले हैं
ये कोने वाले हैं ना, इस तरीके से रहेंगे। तो ये जो कोने वाले हैं इस पे तो आपका आ सकता है ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ये जो सेंटर वाला है इसमें आपका ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो पाएगा। 3 बॉन्ड तो उसके ही बन गए हैं, तो यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड बन पाएगा सिर्फ एक कॉर्नर वाला जो आ रहा होगा सिर्फ उसके पास में। तो आपका ये बन जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऐसे बन सकता है स्ट्रक्चर इसका। तो ये पॉसिबल आइसोमर हो गया। तो यहाँ पे आपको बस हाइड्रोजन वगैरह लगा देने हैं और इनकी आप नेमिंग कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा CH, यहाँ पर आपका 3 4 तो ऑलरेडी है, तो ये आपका CH2 CH2 CH3, यहाँ पर आपका हो गया भैया CH3, इस कार्बन का पूरा है, इसका भी पूरा है, ये आपका CH2 CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 CH, इसका पूरा है तो ये CH3, यहाँ पर है आपका 1 पे आइन। तो बस सिंपल है, पेंट तो रहेगा ही, 5 कार्बन है आपके और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन। सेम यहाँ पे हम कर देंगे पेंट और 2 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, और यहाँ पर जो है आपका ये वाला रहेगा 1 2 3 और 4, तो 3 पे मिथाइल है, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका हो गया 3 मिथाइल पेंट और 1 आइन। वैसे ही नेमिंग हो रही है जैसे मैंने अभी बताया था आईयूपैक के अंदर। तो ये आपका C4H8 और C5H8, तो ऐसे आपको देखना होता है। पॉसिबल आइसोमर्स कैसे होंगे, से स्ट्रेट चेन में जितना भी पॉसिबल है, फिर ब्रांचिंग के अंदर, और फिर आईयूपैक नेम तो मैंने बता ही दिया है। इसके बाद में है आपका राइट आईयूपैक नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आपको जो कंपाउंड दिए हैं, अब आपको इनका आईयूपैक नेम दिया हुआ है ऑलरेडी, इससे आपको पहले कंपाउंड लिखना पड़ेगा ऐसे जैसे स्ट्रक्चर में दिया हुआ था अभी, और फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको ओजोनोलिसिस रिएक्शन करवानी है। जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका फिर से आपको आईयूपैक नेम लिखना है। तो यहाँ पे आपका पेंट 2इन क्वेश्चन नंबर 4 में ए है, ये फर्स्ट पार्ट है, पेंट 2इन। पेंट का मतलब है 1 2 3 4 5 कार्बन। अभी कहीं नंबरिंग तो कुछ है नहीं, नंबरिंग तो आप ही दोगे इसके अंदर, किधर से भी देनी है आपको। तो 2 पे लगाना है डबल बॉन्ड, क्योंकि इन लिखा है बस, बाकी सब जगह पे लगा दो H, तो CH3 हो गया, यहाँ पर आपका CH CH CH2 CH3। अब इसका कराना है आपको ओजोनोलिसिस। ये जो आपको नाम यहाँ पे दिया हुआ है जिसका आपने ये स्ट्रक्चर बनाया है इस आईयूपैक नेम से, इसी आईयूपैक नेम को आप इसके नीचे यहाँ पे लिख सकते हो। इसका हम ओजोनोलिसिस कराएंगे। ओजोनोलिसिस में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर जहाँ पे भी आपका ये डबल बॉन्ड आ रहा है ना, इसको आप बीच में से काटो, एक ओ इधर डालो, एक ओ इधर डालो, एक कंपाउंड ये वाला लिख दो, एक कंपाउंड ये वाला लिख दो, हो गया आपका आंसर। तो इधर वाला क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आधा डबल बॉन्ड इसके लिए काट दो, आधा इसके लिए, तो आपका बन गया CH3 CHO। दूसरा क्या बनेगा CH3 CH2 CHO, तो CH3 CH2 CHO। ये आपका जो CH3 CHO है ये आपका इथेनॉल और ये आपका प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए Al सफिक्स यूज होता है, तो ये आपका इथेनॉल नाम है इसका, और इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनॉल। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3इन। 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट, तो 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3इन। आप इसके ऊपर ध्यान देना, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक के अंदर ऑलरेडी। तो यहाँ पे लिखा है मैंने हेप्ट, हेप्ट का मतलब है कि 7 कार्बन है, तो पहले 7 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसने कहा 3,4 डाई मिथाइल, यानी 3rd और 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। सेम वैसी है जैसे आईयूपैक में अभी आप खुद से लिख रहे थे, यहाँ पे आपको उसी का उल्टा करना है, बस अब स्ट्रक्चर खुद बनाना है इसमें। 3 और 4 पे, यानी 3 और 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। हेप्ट 3 पे ही इन है, यानी 3 पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है। ये आपका स्ट्रक्चर है, बाकी जगह पे लगा दो H H।
ये आपका CH2 इसका पूरा है, इसका भी पूरा है, CH2 CH2 CH3, ये बन गया स्ट्रक्चर। अब इसने कहा कि हमें इसका ओजोनोलिसिस कराना है। ओजोनोलिसिस में कुछ नहीं है, घेरा बीच में डबल बॉन्ड, इसको मारो डंडा बीच में और दोनों तरफ OO। तो यहाँ पे एरो डाल के लिख दो कि ओजोनोलिसिस कर रहे हैं इसका। लेफ्ट वाला जो पोर्शन है इसमें आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, और ये वाले में बन जाएगा आपका CO, यानी कि CH3 CH2 CO CH3। इधर वाले में क्या बनेगा आपका, CH3 CH2 CH2 CH3 O CO। ये वाला आएगा आपका CH3 CH2 CH2। इससे नेक्स्ट कार्बन पे CO CH3 है, ये नेमिंग हो जाएगी। 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 पे कीटोन प्रेजेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। इस पे भी 1 2 3 4 5। जहाँ पे पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहा है वहीं से तो करोगे नहीं, तो यहाँ पे आपका नंबरिंग हो गई 1 2 3 4। 4 का मतलब है 4 कार्बन ब्यूट, और 2 पे है कीटोन ग्रुप, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 ऑन, तो ब्यूट 2 ऑन। यहाँ पे क्या है, 5 कार्बन है तो पेंट 2 पे कीटोन, तो पेंट 2 ऑन। इसके बाद में नेक्स्ट है 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, 2 इथाइल ब्यूट 1 पे इन। ब्यूट का मतलब है कि 4 कार्बन है, 1 पे इन का मतलब 1 पे डबल बॉन्ड है, और 2 पे इथाइल का मतलब है कि 2 पोजीशन पे C2H5 है। नंबरिंग डाल दो ऐसे 1 2 3 4। बाकी जगह जो बची है इस पे जगह पे हम H लगा देंगे। ये पूरा है, ये CH2 है, ये CH3 है। इसका कर दो ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस करोगे, जहाँ डबल बॉन्ड है इसको काट देते हैं, इधर हो इधर एक हो। ओजोनोलिसिस का मतलब ये है आपका ऑक्सीजन जाके लगेगा बस दोनों जगह पे, और ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ से अलग हो जाएगा, इसके पास में भी और इसके पास में भी। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CH2O है, तो इसको क्या लिखोगे, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस CH3 CH2 CO C2H5, तो CH3 CH2 CO, इधर क्या अटैच है C2H5, इसको भी लिख सकते हो CH2 CH3। अब इनका कर दो IUPAC नेम, तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड आपका, ठीक है। और ये आपका किसी भी पोजीशन से देखोगे कीटोन आपका सेंटर में ही आ रहा है, यानी बीच वाले कार्बन पे, 3rd कार्बन पे ही आ रहा है, तो पूरा आइडेंटिकल ये मॉलिक्यूल ये आपका। इसमें आपके 5 कार्बन है तो पेंट 3 ऑन, बस ये आपका आंसर है इसका। इसके बाद में 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, इसको फॉर्मेल्डिहाइड की जगह मिथेनॉल भी लिख सकते हो यहाँ पे। 1 फिनाइल है और ब्यूट 1 इन है, तो यानी कि देखो 4 कार्बन है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, 1 पे फिनाइल है और 1 पे ही इन है, यानी डबल बॉन्ड भी यहीं पर ही है। तो ये आपका है CH डबल बॉन्ड, ये आपका CH CH2 और CH3। इसका अगर आपको ओजोनोलिसिस करना है तो इस दोनों जगह डबल बॉन्ड डाल देते हैं, ये आपका ओजोनोलिसिस। और उसके बाद में आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग के ऊपर क्या CHO, इसको क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ये आप लिख सकते हो पूरा बेंजल्डिहाइड प्लस CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CHO, ये आपका है प्रोपेनल। नाम आप इसका लिख सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही है, बस ये आपका आंसर है फिर इसका 4th वाले क्वेश्चन का। इसके बाद में इसी ओजोनोलिसिस के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ऑन। अब कोई एल्कीन है, जैसे अभी तक आप इस एल्कीन का ओजोनोलिसिस करके 2 कंपाउंड यहाँ पे बना रहे हो, तो ऐसे ही कोई भी ए एल्कीन है उसका अगर ओजोनोलिसिस किया है तो मिक्सचर मिल रहा है किसका, इथेनॉल का और पेंटेन 3 ऑन का। तो इसमें अब आपको उल्टा जाना है, अभी आपने यहाँ पे डंडा मार के ओ लगा के प्रोडक्ट बनाए हैं, अब इससे आपको उल्टा करना है। इथेनॉल मिल रहा है यानी कि CH3 CHO मिल रहा है,
ये इथेनॉल है। इसके बाद में होगा पेंटेन 3 ओन। पेंटेन 3 ओन का मतलब है कि तीसरे वाले कार्बन पे तो कीटोन है और बाकी सारा एज इट इज रहेगा। पेंटेन है, 5 कार्बन की चेन है, मतलब जो भी एल्कीन रहा होगा उससे ओजोनोलिसिस करने के बाद में ये दोनों चीजें मिली हैं। इन दोनों का जब आप आंसर लिखोगे तो इनमें नाम भी लिख सकते हो कि ये इथेनॉल है, ये हमने पेंटेन 3 ओन लिखा है। अब आपको बताना है स्ट्रक्चर, आईयूपैक नेम ऑफ ए। यहाँ पर जो भी एल्कीन था उसको डबल बॉन्ड को काट के दोनों जगह पे ओ ओ लगा दिया था, तो ये मिल गए दोनों। अब दोनों जगह से ओ ओ को हम हटा लेंगे और उसी डबल बॉन्ड को वहीं पर हम जोड़ देंगे, तो फिर से मिल जाएगा जो वो अल्कीन था। तो यहां से ये जो CHO है, इसमें से ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से डबल बॉन्ड से और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से डबल बॉन्ड से, इन दोनों को कर देते हैं रिमूव। ओजोनोलिसिस का उल्टा हो रहा है। और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से इस वाले डबल बॉन्ड के साथ में अटैच कर दो तो आपका एल्कीन बन जाएगा। तो ये आपका रहेगा CH3CH डबल बॉन्ड। सबसे पहला वाला जो है आपका मॉलिक्यूल उसको लिखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड। अब सेकंड वाले को आप अटैच करोगे कहाँ से, इस वाले के डबल बॉन्ड से ही जो यहाँ पे है ऑलरेडी। तो इसको आप अटैच करोगे इस कार्बन से C से। अब इस कार्बन से एक CH2 CH3 अटैच है और दूसरा CH2 CH3 अटैच है, तो इस वाले कार्बन से एक CH2 CH3 अटैच करेंगे और दूसरा CH2 CH3 अटैच करेंगे, यानी ये आपका मॉलिक्यूल एल्कीन रहा होगा। एल्कीन का आईयूपैक नेम भी पूछा है तो आईयूपैक नेम बता देते हैं इसका। यहाँ पर देखिए 1 2 3, तीसरे कार्बन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर देखिए 1 2 और ट्रिपल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड, तो सेकंड कार्बन पे आ रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी 5 कार्बन है। मैक्सिमम चेन 5 ही कार्बन की है, इधर भी देखोगे तब भी 5 ही आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 करना है तब भी 5 ही कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 करना है तब भी 5 हुए, तो 5 कार्बन है तो पेंट हो गया। इसके बाद में पेंट है, 2 पे ईन है और थर्ड वाले कार्बन पे इथाइल है और 3 पे इथाइल है। ये मैंने नाम नहीं लिखा है, नेमिंग इसकी हो जाएगी 3 इथाइल पेंट 2 इन, ये नेमिंग है इसकी। थ्री इथाइल पेंट 2 इन, ये नाम है इसका। अब इसके बाद में है आपका एन एल्कीन ए कंटेन्स 3 CC है, 8 CH सिग्मा बॉन्ड है, 1 CC पाई बॉन्ड है। इसका ओजोनोलिसिस करने पे 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एल्डिहाइड के, जिसका मोलर मास 44 एटॉमिक मास यूनिट में है। आईयूपैक नेम आपको ए का बताना है इसके अंदर। एल्कीन भी नहीं पता है और जो मिल रहा है वो भी नहीं पता है अब इसके अंदर, तो आप कैसे करोगे। 44 आपको म्यू में दे रखा है एटॉमिक मास यूनिट में इसमें, तो आपको 44 लेके आना है। आपको पता है इसने बोला है एल्डिहाइड ऑफ मोलर मास, एल्डिहाइड का है। अब एल्डिहाइड के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, CHO, तो यानी कि जो भी आपका XYZ एल्डिहाइड रहा होगा उसके अंदर आपका CHO तो होगा ही, जो एल्डिहाइड मिल रहा है उसमें आपका CHO तो होगा ही। तो CHO का आप देखो कितना होता है, टोटल मोलर मास 44 लिखा है ना इसने, तो 44 आना चाहिए इसका मतलब। तो इसका देखो CHO का अकेले का कितना है खुद का, बाकी हम बाकी का मॉलिक्यूल देख लेंगे क्या होगा। तो CHO का कितना हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का कितना है 16, कार्बन 12 और ये 13 29, तो 44 माइनस 29 15 आएगा आपका। तो 15 कैसे आएगा, अब इसके आगे भी आपका कोई आर ग्रुप अटैच होगा जो भी होगा। तो अगर आर ग्रुप सबसे छोटा CH3 है तो कार्बन का 12 होता है और 3 हाइड्रोजन के 3, तो 12 और 3 15, यानी कि जो भी एल्डिहाइड है वो क्या है CH3CHO है, क्योंकि CH3CHO का अगर आप टोटल करोगे तो कितना आएगा 44 आएगा फिर मोलर मास, यानी कि जो एल्डिहाइड मिल रहा होगा वो 2 मोल होंगे CH3CHO के। अब आपको बताना क्या है कि एल्कीन के अंदर 3 CC हैं, 8 ये हैं, ये हैं। अभी देखो अब आपके होता है कि इसके अंदर जब ओजोनोलिसिस हो रही होगी उसके बाद में CH3CHO मिला होगा
और एक और CH3 CHO मिला होगा। ये बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 2 मोल मिल रहे हैं इसी एल्डिहाइड के, जिसमें उनका इतना इतना मोलर मास है, यानी कि ये एक एल्डिहाइड मिला, ये एक एल्डिहाइड मिला। इसी को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OH, इसको भी लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OH। ओजोनोलिसिस करने के बाद में ये लग गया इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग अलग। अगर इसमें हम रिवर्स जाते हैं एल्कीन को फाइंड आउट करने के लिए, तो दोनों जगह से O को हटा के उस डबल बॉन्ड से दोनों को जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, इधर वाला जुड़ेगा किससे, डबल बॉन्ड कार्बन वाले से, तो डबल बॉन्ड कार्बन, ये बीच वाला, इस वाले कार्बन के पास में एक H है और एक CH3 है, तो CH3, यानी ये वो एल्कीन रहा होगा। आगे एल्कीन, जब आप आंसर लिखोगे तो उसके अंदर आप पूरा लिख सकते हो कि हमने कैसे पता लगाया है, और जो एल्कीन है A दैट इज इक्वल्स टू दिस, जिसका कि आईयूपैक नेम ये है, ऐसे करके। अब इसमें कहा हुआ था ना कि क्या कहा हुआ है इसने, 3 CC है, तो यहाँ पे आप देखो 3 CC बॉन्ड्स हैं, CH सिग्मा बॉन्ड 8 है इसके अंदर, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए 6, एक 7 और एक 8 तो है इसके अंदर। एक CC पाई बॉन्ड है, ये रहा एक CC पाई बॉन्ड, तो यानी सही है हमारा आंसर। आईयूपैक नेम बताना है इसका, आईयूपैक नेम बता देते हैं, कहीं से भी नेमिंग कर लो आपका सेम ही आएगा। तो 1 2 3 4, 2 पे आपका इन है, तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन आईयूपैक नेम है इसका। प्रोपेनल एंड पेंटेन 3 ओन आर द प्रोडक्ट्स, इसमें भी आपको एल्कीन बताना है। इसमें आपको मिल रहा है प्रोपेनल और पेंटेन 3 ओन। प्रोपेनल का मतलब है कि 3 कार्बन है, Al आ रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड है, ये आपका प्रोपेनल है, यहाँ पे आप लिखोगे इसको। और पेंटेन 3 ओन है, तो यानी CH3 CH2 CO CH2 CH3। इन दोनों का ओजोनोलिसिस करने पे, एल्कीन का ओजोनोलिसिस करने पे ये दोनों आए हैं, फिर से वही सेम चीज करेंगे, ऑक्सीजन हटा देते हैं दोनों का, और डबल बॉन्ड से दोनों को साथ में कनेक्ट कर देना है। तो पहले आप एक को लिखो मॉलिक्यूल को, CH3 CH2 CH, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, फिर इस वाले कार्बन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ेंगे, तो C, इस C से 2 बार ये इथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो 2 आप लिख सकते हो CH2 CH3, एक और CH2 CH3। अब इसका आईयूपैक नेम भी बताना ही होगा, इसके अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही बताना है, चलो ठीक है, तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही बताना है, आईयूपैक नेम भी बताना है, तो आप वो भी बता सकते हो उसके अंदर। 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स है, हेक्सा, और यहाँ से देखिए 1 2 3, तीसरे पे आपका ये अटैच है ब्रांचिंग, और तीसरे वाले पे ही आपका आ रहा है ये आपका इन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 इथाइल हेक्स 3 इन। अगर इसमें पूछा हुआ होता तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही पूछा हुआ है। इसके बाद में इसने कहा है कि राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन है, इनका कंबशन रिएक्शन करनी है, ब्यूटेन है, जो कंबशन रिएक्शन है सबसे पहले बस वही पता होनी चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बस बैलेंसिंग सी करनी है आपको। तो ब्यूटेन है सबसे पहली, तो ब्यूटेन का मतलब है कि आपका इसके अंदर C4H10 है, फर्स्ट लिख देते हैं इसको C4H10, दैट विल बी इन गैसियस। कंबशन रिएक्शन करनी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, और उसके अंदर जो कंबशन रिएक्शन होती है उसमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे आपका जाएगा इसके साथ में O2, तो जो आपको मिलेगा वो आपका CO2 रहेगा, और क्या रहेगा H2O, गैसेस आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये हो गई आपकी कंबशन रिएक्शन। और जब भी आप केमिकल इक्वेशन ये लिखते हो तो इनकी आपको बैलेंसिंग देखनी है, बैलेंस करना भी बहुत आसान है। अभी इनके अंदर आएगा ये
फ्रैक्शन के अंदर आएगा, लेकिन बहुत आसान है इसको बैलेंस करना। सबसे पहली चीज़ आपको वही करनी है कि आप इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के पहले बाकी जो भी चीज़ है उसको बैलेंस करो। सबसे पहले इसमें बैलेंस कर लेते हैं किसको, कार्बन को। यहाँ LHS में यानी जो आपका रिएक्टेंट साइड है, इसमें आपके 4 कार्बन है इस तरफ, उधर कितना है, 1 ही है, तो इधर हम डाल देते हैं 4। तो वहां भी 4 कार्बन हो गए, यहाँ भी 4 कार्बन हो गए, तो कार्बन अभी बैलेंस है। अब आते हैं हम हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन देखो, यहाँ आपके रिएक्टेंट साइड में 10 H हैं और राइट हैंड साइड में 2 H हैं, तो 2 हाइड्रोजन है बस यहाँ पे कितने हैं, 8 हाइड्रोजन की कमी है। यहाँ पे 10 है, वहां पे 2 है, तो वहां पे 8 हाइड्रोजन की कमी है। तो वहां पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर 10 है तो वहां पर भी 10 हो जाने चाहिए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे करोगे आप 5 से, क्योंकि 5 × 2 हो जाएगा 10, तो दोनों जगह हो गई 10-10 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हो गए बैलेंस, अब बचता है सिर्फ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8, 8 और 5 हो गए उधर, तो 13। तो यहाँ पे हो गए आपके 13 ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे जो है ऑक्सीजन कम है ना, यहाँ पे 11 है कम, और वहां पे 13 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आप, क्योंकि ये ऑड नंबर है ना 13, तो ये आप मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट लिख दोगे तो 13 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप कर रहे हो 2 से मल्टीप्लाई, तो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। तो ऐसी इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे 13 ऑक्सीजन है और इधर मेरे को कितने चाहिए, 13 चाहिए ना, तो इधर ऑक्सीजन जहाँ है वहां पे लिख दो 13। अब जरा आप काउंट करो, मुझे दोनों जगह 13 चाहिए थे, इधर नहीं थे 13, मैंने इधर 13 लिख दिए। अब यहाँ काउंट करो कितने हो गए, 13 × 2 = 26, और वहां अभी भी कितने हैं, 13 है, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गए, अब 13 के ये डबल हो गए। तो अगर मैं इस 26 को आधा कर दूं तो कितना आ गया, 13 ही तो आ गया। तो इस वाली चीज को हम लिख देते हैं इसलिए फ्रैक्शन में, तो इसको हम लिखेंगे 13/2 O2। हो गए बैलेंस, 13/2 O2 यहाँ पर है और वहां पर भी उतने ही है, ठीक है, क्योंकि ये O2 है इसीलिए ये 13/2 बैलेंस है फिर इससे। तो ये आपकी इक्वेशन फिर बैलेंस हो गई। अब आप नेक्स्ट इक्वेशन भी देखो, इसमें कर सकते हो इसी तरीके से जितने भी आपको दिए हुए हैं। ब्यूटेन है, इसके बाद में पेंटीन है, तो C5H10 हो गया। इसमें भी आपका O2 है, O2 है, CO2 ही मिलेगा और H2O ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपके कार्बन 5 हैं, पहले कार्बन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 5 लगा देते हैं, तो 5 दोनों जगह। हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है, वहां पे 2 हैं, तो यहाँ पे कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा, ये भी 10 हो गए। अब बचता है ऑक्सीजन, यहाँ पे तो 2 ही ऑक्सीजन है, वहां पे कितने हो गए ऑक्सीजन, 5 × 2 = 10, 10 और 5 15, तो यहाँ 15 है। तो 2 में मैं कितना भी मल्टीप्लाई कर लूँ 15 तो आएगा नहीं, वो ऑड नंबर है भाई, इवन ही आएगा कोई नंबर। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, इधर कितने चाहिए, 15 ऑक्सीजन चाहिए ना, तो यहाँ 15 ही लिख दो खुद से ही कि 15 ऑक्सीजन हमें चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 15 2 = 30, और यहाँ अभी भी कितने हैं, 15 हैं, तो यानी यहाँ इसके डबल हो गए हैं, तो कर दो इसके आधे, यानी /2 लगा दो बस। तो बहुत आसान है, कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन जहाँ कम है वहां पर हम उतने से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और उसके हाफ कर देंगे, तो वो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। तो ऐसे करके आप इजीली एग्जाम में लिख सकते हो सारी केमिकल रिएक्शन जिसकी भी पूछी गई होगी, कंबशन रिएक्शन, कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया हो फिर आपको। तो ये आपका ब्यूटेन का हो गया। इसके बाद में आपका हेक्साइन है, हेक्साइन में आपका C6H10 हो जाएगा। आप स्ट्रक्चर बना के फिर लिख सकते हो, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, स्ट्रक्चर बना के लिख सकते हो। पेंटीन है तो 5 कार्बन बनाओ, ठीक है, उसमें आप देखो कि आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, उसके हिसाब से आपके कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है। अब आपसे बोला है हेक्साइन है, तो हेक्साइन में आपके 6 कार्बन, ये तो 3 4 5, और जो 5वां वाला है उस पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके हिसाब से उस पर कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है।
तो उनको आप ऐसे फॉर्मूले के यूज में फॉर्म में लिख सकते हो। हेक्साइन में आपका C6H10 O2 रहेगा आपका गैस में, यहाँ पर ये आपका CO2 है और आपका H2O है। कार्बन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 CO2 लगा देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है, वहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 5 2 10, वो भी बैलेंस। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 6 × 2 इज 12, 12 + 5 इज 17। 17 ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, ऑड नंबर है, तो 17/2 लिख दो सीधे, क्योंकि यहाँ पे O2 है ऑलरेडी। ठीक है, तो 17/2 O2। इसके बाद में नेक्स्ट है टाउलिन। टाउलिन आपका होता है बेंजीन के ऊपर CH3, तो आपका C7H8। टाउलिन आपका C7H8। CO2 मिलता है कंबशन रिएक्शन H2O। यहाँ पे आपके C7 है तो यहाँ पे हम 7 से कर देंगे तो आपका 7 कार्बन बैलेंस। इसके बाद में यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन में करना पड़ेगा 4 से, तो 4 2 हो गया 8 कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, और यहाँ पर O2 है तो यहाँ पे हम करेंगे 9 से, तो 9 × 2 हो जाएगा 18। अब हमें फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ रहा है ना, 9 2 18। तो ये आपकी हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके बाद में है ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्स-2-ईन, और किस आइसोमर का हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा और क्यों। तो हेक्स-2-ईन है, हेक्स-2-ईन है। पहले सिंपल स्ट्रक्चर बना के 1 2 3 4 5 6, 2 पे ईन है यानी इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6। बाकी जगह जो बची है वहां पे लगा देते हैं हाइड्रोजन, तो ये आपका हो जाएगा CH3, ये आपका CH CH CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पर देखिए आपको बनाने हैं इसके सिस और ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस आइसोमर बनेंगे अबाउट जहां आपका डबल बॉन्ड आ रहा है उस वाली पोजीशन पे, तो जहां पर भी डबल बॉन्ड है, सेंटर में है साइड में है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जहां पर भी आपका ये डबल बॉन्ड आ रहा है उस वाले को आपको रख देना है बीच में वहीं पर, और बाकी जो भी आपकी चेन है उसे आपको अटैच कर देना है, एक बार सिस करके और एक बार ट्रांस करके। तो ये आपका जो है ये वाला पोर्शन है C+C, इसे लिखो सबसे पहले आप बीच में इस तरीके से। इसके एक तरफ CH3 ग्रुप है और एक तरफ CH2 CH2 CH3 है, तो CH3 और CH2 CH2 CH3 को एक बार लगा देंगे सिस पोजीशन में, और CH3 CH2 CH2 CH3 इन दोनों को एक बार लगा देंगे ट्रांस में। जो जगह बची है वहां पे लगा दो H H H H। ये आपका इनके नीचे फिर नाम भी लिख दो, सिस हेक्स-2-ईन, ट्रांस हेक्स-2-ईन। अब बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं इसमें आपसे क्या पूछा, बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है, किस आइसोमर का हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट वही आपका डिपेंड करेगा, सिस ट्रांस उसने बनाया डाइपोल मोमेंट के, तो आपका डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका किसका हाई रहेगा, सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। तो सिस का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है ट्रांस से, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने की वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेंगी। जब इसकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, इसका मतलब है कि इसको जो है ज्यादा हीट लगेगी, यानी एनर्जी इसको ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन जितनी ज्यादा रहेंगी उतनी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो उतनी ज्यादा आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जिसमें इंटरेक्शन अच्छी खासी होंगी, तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होंगी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से, तो बस इसी का आपका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। यही आपका इसके अंदर जो है इसका रीजन हो जाएगा। इसके बाद में आपका दिया हुआ है
वाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल दो इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स। तो बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड जो है उसके बावजूद भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। रेजोनेंस की वजह से ये है, वही रीजन है उसका बेंजीन का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी बेंजीन के अंदर, रेजोनेंस की वजह से ये है। बेंजीन रिंग के अंदर आपके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये 6 कार्बन अटैच हैं इससे। तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबव एंड बिलो द प्लेन होती है इसके अंदर। कैसे? यहाँ पर आपका जो है ये पी ऑर्बिटल है इस तरीके से, यहाँ से हाइड्रोजन भी अटैच है इनमें, कार्बन में। तो ये जो बेंजीन रिंग है इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैप रहता है। ये क्या है? ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब वैसे बना देते हैं बेंजीन में तो ये आपका इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन बेंजीन में रेजोनेंस रहता है तो ये आपके पाई बॉन्ड जो है ये इस तरीके से हैं, तो ये आपके हो जाएंगे फिर इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको फिर हम ऐसे बना देते हैं बेंजीन को, क्योंकि ये सारे एरिया में प्रेजेंट हैं। तो ये जो आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, 6 हो गए ना पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर, ये इस तरीके से पूरी रिंग के ऊपर डीलोकलाइज रहते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कहाँ हुई? ये वाले जो आपके प्लेन है इसका कार्बन आइटम्स के, ये इसकी हुई अबव एंड बिलो। तो बस ये जो रेजोनेंस होता है इसकी वजह से इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। इसी को आप स्टेटमेंट की फॉर्म में पूरा लिख सकते हो। डायग्राम बनाना चाहो आप डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो उसके अंदर। इसके अंदर इसने बाद में कहा हुआ है यहाँ पे, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। किसी भी सिस्टम के एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं? तो नेसेसरी कंडीशन यही है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए, इसके अंदर आपके डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दैट विल फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जो कि हकल रूल है। बस ये आपकी 3 पॉइंट्स है इसके अंदर कि मॉलिक्यूल जो है वो आपका प्लेनर होना चाहिए, उसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए अबव एंड बिलो द प्लेन, जैसे कि इसके अंदर है बेंजीन रिंग के अंदर। प्लेनर, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स और फॉलो हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो वो आपके जितने भी होंगे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स वगैरह वो सारे आपके हो जाएंगे एरोमेटिक। अगर एक को भी फॉलो नहीं करते हैं तो वो एरोमेटिक फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो तीनों कंडीशन है ये आपकी। इसके बाद में आपसे कहा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई दी फॉलोइंग सिस्टम्स आर नॉट एरोमेटिक। ये जो आपके सिस्टम दिए हुए हैं इसके अंदर आपका ये है, ये इस तरीके से है और डबल बॉन्ड CH2 है। अभी कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दी फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं है ये आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन क्यों नहीं है इसका रीजन आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसके स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे बाकी आपका sp2 है, ये वाला जो है ये आपका मैं कहना चाह रही हूँ sp3 है, sp3 है ये वाला जो कार्बन है ये वाला आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसका मतलब कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये प्लेनर नहीं हुआ। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है, चलो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है। तो यानी कि इसके अंदर ये आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन ये डीलोकलाइज नहीं है पूरी रिंग के ऊपर। पूरी रिंग के ऊपर यहाँ पर जितने भी आइटम्स प्रेजेंट हैं इन सभी के ऊपर ये डीलोकलाइज होने चाहिए बराबर एकदम। तो यहाँ पर क्या ऐसा है? नहीं है। ये इसमें थोड़ा बहुत डीलोकलाइजेशन मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं है। अगर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता तो यहाँ पे पॉसिबल था डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो रीजन आप ये दे सकते हो कि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है।
तो हो गया आपका जो एरोमेटिसिटी वाला जो रूल है उसके ऑपोजिट हो गया। तो उसमें था कि प्लेनर होना चाहिए, ये नहीं है। ठीक, इसके बाद में इसने कहा कि हकल रूल को फॉलो करना चाहिए और आपके डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पर कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये आपका नहीं है। इसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, ये वाला है, और यहाँ पे आपके दो इस तरीके से, यहाँ पे आप 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप तीनों जो रूल हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बताओगे आंसर करके कि एरोमेटिक क्यों नहीं है। आप चेक करोगे कि क्या हकल रूल फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब आपको उसका रीजन देना है कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज आपको चेक करनी है कि क्या ये प्लेनर है। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला कार्बन अब फिर से sp3 हाइब्रिडाइज हो गया है ना, तो ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है इसीलिए। और इसके बाद में ये आपका हकल रूल भी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप इसमें लगा के देखोगे तो हकल रूल फॉलो नहीं होगा, प्लस प्लेनर नहीं है, इसलिए ये नॉट एरोमेटिक है। ये आपकी रीजनिंग हो जाएगी। और जो इसके बाद में आपको दे रखा है, ये आपको दिया हुआ है इस तरीके का, ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है। ऑक्टा मतलब 8 हो गए और टेट्राइन का मतलब 4 डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो इसमें हो गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये तो प्लेनर है ही नहीं, ये प्लेनर आपका है ही नहीं, ये आपका होता है टब जैसी शेप में इस तरीके से। मतलब अगर इसको जैसे आपको ये ऐसे दिख रहा है तो इसको बनाना चाहेंगे तो ये आपका इस तरीके से होता है। ऐसे है ये, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, ये दोनों इधर वाले हैं और एक ये है, इस तरीके से ये ऐसे टब जैसी शेप का होता है साइक्लोऑक्टा टेट्राइन। तो ये तो प्लेनर है ही नहीं कहीं से भी। ठीक है, ये चाहो तो ये ऐसे नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो ये प्लेनर नहीं है, सिंपली सी बात ये है। तो प्लेनर नहीं है, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो है ये मॉलिक्यूल आपका नॉन एरोमेटिक के अंदर आता है। सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट एरोमेटिक। यहाँ पर आपका कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जैसे बेंजीन के अंदर था, यहाँ पर आपके जो p ऑर्बिटल्स हैं इनका ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो प्लेनर ही नहीं है, तो वो ओवरलैपिंग होगी किस तरीके से, तो ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका आंसर है कि ये जो है एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये प्लेनर नहीं है मॉलिक्यूल। आप चाहो तो इसको भी बना सकते हो कि इस तरीके का टब शेप का होता है और इसके अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हकल रूल को भी फॉलो नहीं करता है। ये आपकी रीजनिंग हो जाएगी इसके अंदर बस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 12 अभी। इसके बाद के हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, आपको सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आते हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर दें। और ऐसी ही और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास में इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।